मार्च 1995 बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुए और नतीजों में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सीएम बन गए। जनता दल के दो फाड़ होने के बावजूद जनता ने लालू यादव पर भरोसा जताया और उनकी पार्टी जनता दल ने 167 सीटें जीत ली, अकेले बहुमत पा ली। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बनी भारतीय जनता पार्टी। यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा ने 41 सीटें जीती, जो कि 1990 की तुलना में 2 सीटें ज्यादा थी। मतलब भाजपा अकेले लड़कर भी मजबूती से स्टेट में अपना ग्राफ बढ़ा रही थी। नीतीश कुमार की समता पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। आने वाले चुनावों में भी भाजपा अकेले लड़ी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती रही, मगर समय के साथ जैसे जैसे नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन बढ़ा, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में आते गए और 2015 को छोड़ दिया जाए तो भाजपा बीते 3 दशकों में कभी भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो आज के इलेक्शन वॉच में यही सवाल कि हिंदी हार्टलैंड के सारे प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने वाली भाजपा बिहार में अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ती। ये कहानी शुरू होती है लालू यादव के नीतीश कुमार से अलग होने के बाद। 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने पार्टी के बाकी सीनियर लीडर्स मसलन नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और रामविलास पासवान को साइड करना शुरू कर दिया। 12 फरवरी 1994 को हुई कुर्मी चेतना रैली में लालू यादव के खिलाफ भाषण देकर नीतीश कुमार ने अपने रास्ते लालू से अलग कर लिए। 1995 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की समता पार्टी ने अकेले ही 310 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। 1989 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को राम लखन सिंह यादव के खिलाफ साइलेंट समर्थन दिया। तभी से अटल बिहारी वाजपेयी नीतीश कुमार को काफी पसंद करने लगे। 1991 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार इसी सीट पर बहुत बड़े अंतर से जीते थे, जबकि भाजपा चौथे नंबर पर रही। ऐसी चर्चा तब रहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी नीतीश कुमार का कद बड़ा करने में कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभा रहे हैं और दूसरा कि नीतीश में वो स्पार्क था भी। मगर जनता दल से अलग होने के बाद जब समता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा और बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, तो यहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस को लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए तब लालू यादव का कार्ड खोजा जा सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस खुद कभी अपनी पार्टी का फेस नहीं बनना चाहते थे, ना ही बन ही सकते थे, क्योंकि एक तो कर्नाटक से रहने वाले थे और दूसरा कि कुर्मी चेतना रैली के बाद लालू यादव का विकल्प खोज रही जनता ने नीतीश को ही प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नेता मान लिया था कि लालू को चुनौती देंगे तो नीतीश। मगर भाजपा का कद तो समता पार्टी या नीतीश कुमार से कहीं बड़ा था। दैनिक जागरण से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा 1996 लोकसभा चुनाव से पहले की एक घटना का जिक्र करते हैं। मुंबई में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन था। इस अधिवेशन में जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार को भी साथ लेकर गए और अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात करवाई। भाजपा के अधिवेशन में समता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने से एक संकेत तो मिल गया कि अब दोनों पार्टियां 1996 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ सकती हैं। चूंकि ये लोकसभा का चुनाव था तो सीट बंटवारा हुआ और भाजपा ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा, 22 सीटों पर समता पार्टी को चुनाव लड़ने दिया। भाजपा को कुल 161 सीटें आईं और कई दलों के सहयोग से अटल बिहारी वाजपेयी बन गए प्राइम मिनिस्टर। हालांकि 2 सप्ताह के भीतर ये सरकार गिर भी गई और यूनाइटेड फ्रंट से एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। मगर 1998 से 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने तो कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय फिर इन्हें दिए गए। 1999 के लोकसभा चुनाव में ही भाजपा बड़े भाई की भूमिका में रही। भाजपा ने 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 जीती और जदयू 22 सीटों पर लड़कर 18 सीटें लाई। इस चुनाव में एनडीए ने 324 में से 199 विधानसभा सीटों पर लीड किया था। इस अप्रत्याशित बढ़त ने यह तय कर दिया था कि अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए को ही बहुमत मिल जाएगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लालू यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार किया था। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा के नतीजों के बाद तो ऐसा लगता था कि एनडीए को बस एनडीए ही हरा पाएगा और ऐसा ही हो गया। टिकट बंटवारे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव और रामविलास पासवान ने अपने अपने लोगों के लिए अधिक सीटों की डिमांड कर दी, मगर नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस इस पर सहमत नहीं दिख रहे थे। टिकट बंटवारे पर मचे इसी घमासान के बीच नीतीश कुमार की समता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। एनडीए को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। कहाँ तो अंदाजा था कि एनडीए कम से कम 170 से 180 सीटें लाएगा और कहाँ वो बहुमत के लिए तरसते रह गए। भाजपा यहां भी 67 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी थी।
भले ही इस चुनाव में एनडीए के दल अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए पूरा जोर लगाया। एक सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री वो बने भी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जुटाने में असफल रहे। फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। जब पूरी पार्टी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी, तो 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तय किया कि वो नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक सप्ताह के लिए सीएम रह भी चुके थे। ओबीसी पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार ही वो नेता थे जो लालू को टक्कर दे सकते थे। जेपी आंदोलन से निकले सुशील कुमार मोदी भी एक मजबूत नेता थे, लेकिन उन्होंने नीतीश की जगह लेने की कभी कोशिश नहीं की। बहुत सिंपल सा पैटर्न फॉलो होता आया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में जदयू 24 और भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ी। अब सीनियर पार्टनर जदयू है, जदयू 6 और भाजपा 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। भाजपा का स्ट्राइक रेट यहां बेहतर था, लेकिन भाजपा बहुमत जुटा नहीं पाई और यूपीए 1 में मनमोहन सिंह बन गए प्राइम मिनिस्टर। यहां से एक पैटर्न शुरू हुआ कि भाजपा की जगह जदयू अब सीनियर पार्टनर बन गई और 2005 में जो दोनों विधानसभा चुनाव हुए बिहार में, भाजपा से ज्यादा सीटों पर जदयू ने ही चुनाव लड़ा। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को लालू यादव के खिलाफ नीतीश में ही संभावना दिखती थी, बजाय इसके कि भाजपा उस गठबंधन का नेतृत्व करती। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का यह फैसला सही भी था, जो उनके लिए नतीजों में तब्दील भी हुआ कालांतर में। अक्टूबर 2005 में सत्ता में आने के बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। 2010 तक जदयू का काडर और कॉन्फिडेंस इस लेवल तक बढ़ गया कि उन्होंने 141 सीटों पर लड़कर 115 सीटें जीती, मतलब अकेले बहुमत से सिर्फ 7 सीटें दूर। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन टूटा। जदयू ने लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ा और सिर्फ 2 सीटों पर वो जीत पाई। इसमें एक सीट पूर्णिया और दूसरी सीट नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की थी। 2014 के नतीजों ने एक चीज ये तय कर दी थी कि गठबंधन टूट ही गया है, तो भाजपा जदयू के बिना अपनी क्षमताओं को एक बार परखने की कोशिश करे। लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह नीतीश अकेले नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने लालू यादव से फिर हाथ मिलाया। शर्त रही कि सरकार बनी तो नीतीश फिर से मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उनकी छत्र छाया में सरकार चलाना सीखेंगे, यानी कि डेप्यूटी सीएम बनेंगे। इधर एनडीए में भाजपा, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के साथ चुनाव लड़ी। एग्जिट पोल में हर जगह एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा था। शुरुआती रुझानों में बढ़त भी रही, मगर जब काउंटिंग क्लोज हुई तो महागठबंधन को 178 सीटें आई। मोदी लहर में एनडीए की इस करारी हार ने यह बता दिया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार को छोड़कर नहीं पनप सकते। इसके बाद नीतीश कुमार कई बार पाला बदलते रहे, सीटें लगातार घटती रहीं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें कोई हटा नहीं पाया। नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करके अपनी छवि सुशासन वाली बना ली। इसके बाद वो महिलाओं के लिए आरक्षण लाए, शराबबंदी लेकर आए और इन वजहों से उनका राजनीतिक कद जाति और धर्म के नेता से परे हुआ। महिलाएं भी उनके कोर वोटर के तौर पर सामने आई। हालांकि सुशील मोदी पर हमेशा ये इल्जाम लगता रहा कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी भाजपा को पनपने का अवसर नहीं दिया और हमेशा नीतीश कुमार की लीडरशिप को ही वो एक्सेप्ट करते रहे। इसलिए 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें स्टेट की पॉलिटिक्स से साइड किया गया, राज्यसभा भेजा गया, ताकि उनका दखल बिहार भाजपा में खत्म हो। सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके ना होने से बहुत कुछ बदल भी नहीं पाया है। नीतीश कुमार अभी भी अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब रहे हैं इस टेन्योर में। अब बात करते हैं इस विधानसभा चुनाव की कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है। जब भी कोई बयान आता है कि एनडीए से मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं हुआ है, तो भाजपा को इस पर सफाई देनी पड़ जाती है। इसके एक नहीं कई कारण हैं। इसका बड़ा कारण तो नीतीश कुमार का चेहरा ही है। सारे राजनीतिक समीकरण और परिस्थितियों को देखते हुए ये तो माना जा सकता है कि बिना नीतीश कुमार के किसी भी दल के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। अगर उनके बिना ये हो पाता है तो नतीजों को बहुत अप्रत्याशित माना जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रहे पंकज कुमार बताते हैं कि नीतीश कुमार के साथ लव कुश समीकरण यानी कुर्मी कोयरी वोट हैं। महिलाओं का एक बड़ा वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है। इसके अलावा अति पिछड़ों के एक बड़े हिस्से के साथ साथ अल्पसंख्यकों के वोट भी नीतीश कुमार के हिस्से आते हैं। मगर सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो ये है कि उन्हें केंद्र में सरकार चलानी है भाजपा को। नीतीश कुमार से अलग होकर भाजपा न सिर्फ राज्य में सत्ता से दूर जा सकती है, बल्कि सब कुछ गंवा भी सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो नीतीश कुमार की जदयू 115 सीटें लड़कर सिर्फ 43 सीटें ला पाई।
इससे ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश का ग्राफ बहुत कम हुआ और जनता ने एंटी इनकम्बेंसी के तहत जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ वोट किया। एक फैक्टर लोजपा का भी था। लोजपा ही भाजपा के नारे ने कहीं न कहीं भाजपा के वोटर्स के बीच ये संदेश दिया कि भाजपा का अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो लोजपा विकल्प है, क्योंकि उस चुनाव में भाजपा के कई ऐसे उम्मीदवार जिन्हें एनडीए से टिकट नहीं मिला वो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े चिराग की तरफ से। 2020 के चुनाव में हार और जीत का अंतर जितना कम था, अगर एक बार को मान लिया जाए कि लोजपा एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ती तो शायद जदयू के लिए परिस्थितियां ऐसी नहीं होती। कास्ट एंड डेमोक्रेसी पर अपनी पीएचडी कर रहे पंकज बताते हैं कि बिहार में ज्ञार यादव वोट के लिए सबसे बड़ी चॉइस नीतीश कुमार ही हैं। बिहार भाजपा में सम्राट चौधरी को खूब प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन लवकुश वोटरों के बीच उनकी स्वीकार्यता अभी उतनी नहीं है कि वो नीतीश कुमार का ऑप्शन बन जाए। भाजपा के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो नीतीश कुमार के सामने कौन सा ऐसा चेहरा खड़ा कर दें जो उनके कद को ओवरशैडो करे। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि बिहार में मंडल और कमंडल हमेशा रोल प्ले करता है और जब बात जाति के आधार पर वोटिंग की हो तो भाजपा के लिए यहाँ चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। ऊपर से जदयू एक ऐसी पार्टी है जिसके पास महिलाएं और ईबीसी वोटर तो हैं ही, अगड़ी जातियों के भी बड़े चेहरे उनके साथ पूर्व में जुड़े रहे हैं, तो कास्ट इक्वेशन को साधने में भी जदयू इतनी पारंगत है कि भाजपा उन्हें हल्के में नहीं लेती। तो ये था आज का इलेक्शन वॉच। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस ऋषिकेश ने लिखा था और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप खबर गांव को देखते रहिए।